वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है बिहार झारखंड के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रश्मि सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देवघर दौरे के पहले ट्वीट कर कहा कि पवित्र श्रावण मास में उन्हें बाबा नगरी देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन का सौभाग्य मिलेगा। 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने का भी सुअवसर मिलेगा। उन्होंने कहा है कि देवघर एयरपोर्ट से श्रद्धालुओं के लिए बाबा धाम की यात्रा और आसान होगी, साथ ही झारखंड के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देवघर अब तक सड़क और रेल माध्यम से जुड़ा था, लेकिन अब हवाई मार्ग से भी देवघर जुड़ने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने देवघर पहुंच रहे हैं। देवघर एयरपोर्ट से अभी कोलकाता के लिए हवाई सेवा शुरू की जा रही है और जल्द ही यहां से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा का भी लोग लुत्फ उठा सकेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड के निवासियों और दूसरे राज्यों के पैसेंजर्स के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को झारखंड स्थित देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इंडिगो एयरलाइन यहां अपनी सर्विस कोलकाता देवघर फ्लाइट से शुरू करेगी। एयरपोर्ट के शुरू हो जाने से इससे देवघर और आसपास के सभी इलाकों के लोगों को एयर ट्रैवल की सुविधा भी मिल सकेगी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी उस दिन 16,000 करोड़ के डेवलपमेंट से जुड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। देवघर में प्रधानमंत्री मोदी प्रसाद स्कीम के तहत देवघर में कराए गए सौंदर्यीकरण और विस्तार के कार्य के तहत निर्माण किए गए स्थलों का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना भी करेंगे। वैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बता दें कि देवघर एयरपोर्ट का निर्माण करीब 400 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पूरा किया गया है। इंडिगो धीरे धीरे डिमांड के मुताबिक फ्लाइट में बढ़ोतरी करेगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने देवघर एयरपोर्ट को अप्रैल 2022 में ही फ्लाइट शुरू करने को लेकर लाइसेंस जारी कर दिया था। यह लाइसेंस 11 अप्रैल को जारी किया गया था। करीब आधा दर्जन एयरलाइंस कंपनियों ने इस एयरपोर्ट से फ्लाइट सर्विस शुरू करने पर सहमति भी जताई है। फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी और स्लॉट तय करने के बाद सर्विसेज शुरू होती जाएंगी। शुरू में डोमेस्टिक उड़ानें शुरू की जाएंगी। इंटरनेशनल फ्लाइट्स दूसरे फेज में शुरू होंगी। वहीं दूसरी ओर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने क्या कहा, वो भी सुनिए। जी, इसी को देखने के लिए हम आए थे। हमारे साथ आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ लोग जो है, माननीय जिलाध्यक्ष जी जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, नारायण जी जो रणधीर जी पूर्व मंत्री रह चुके हैं यहाँ विधायक, और ये सुनील तिवारी जी हैं जो माननीय बाबूलाल मरांडी जी के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं। तो पूरा प्रदेश जो है इस कार्यक्रम के लिए चिंतित है और उसी की व्यवस्था की तैयारी के लिए कि प्रधानमंत्री किधर से आएंगे, कहाँ आएंगे, एयरपोर्ट पर कहाँ का कार्यक्रम होगा, सारे शिलान्यास उद्घाटन यही होने हैं, सारे सरकारी कार्यक्रम यही होने हैं, उसी की तैयारी देखने के लिए। झारखंड में राज्य की बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के बाद देवघर एयरपोर्ट राज्य का दूसरा एयरपोर्ट होगा। देवघर हवाई अड्डा झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग और दक्षिण पूर्वी बिहार के कुछ जिलों की सेवा के लिए विकसित किया गया है। देवघर एयरपोर्ट देश भर में वैद्यनाथ मंदिर के तीर्थयात्रियों की यातायात जरूरत को भी पूरा करेगा। देवघर एयरपोर्ट 654 एकड़ में फैला हुआ है। हवाई अड्डे के पास 2500 मीटर लंबा रनवे है, जो एयरबेस A320 और बोइंग 737 दोनों प्रकार के विमानों को संभालने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मई साल 2018 को झारखंड में हवाई अड्डे के विकास की आधारशिला रखी थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 400 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट का निर्माण किया है। इसमें रनवे का निर्माण भी शामिल है, जिसकी लंबाई 2500 मीटर और 45 मीटर चौड़ी है। 4000 वर्ग मीटर टर्मिनल भवन का निर्माण किया गया है, जो कि प्रति घंटे 200 यात्रियों को संभाल सकता है। एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, 2 एयरबस A320S के लिए एक एप्रन,
टैक्सीवे और एक आइसोलेशन है। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने क्या कहा वो भी सुनिए। कि नरेंद्र मोदी जी हर घरों में, हर जनता के दिलों में वास करने वाले हैं, क्योंकि उनके कारण देश का मान, सम्मान और स्वाभिमान विश्व में फैला है और विकास का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी जी। इसलिए उनको अभिनंदन करने के लिए जनता पर आज चाह रही है जनता, हम कैसे नरेंद्र मोदी जी का भाषण को सुने, उनको उद्बोधन को सुने, उनका स्वागत कैसे करें। इसलिए यह स्थान छोटा पड़ेगा, पूरे संथाल परगना की जनता आने वाली है। देवघर एयरपोर्ट झारखंड का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पूरे राज्य में फिलहाल मात्र रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से रेगुलर फ्लाइट सर्विस संचालित हो रही हैं। यहां से सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स की ही सेवाएं उपलब्ध हैं। देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो जाने से विदेशों के लिए भी सीधी उड़ान सेवाएं शुरू की जा सकेंगी। देवघर एयरपोर्ट से आने वाले दिनों में इसके अलावा स्पाइस जेट, एयर एशिया, गो फर्स्ट भी यहां से फ्लाइट्स शुरू कर सकते हैं। एविएशन कंपनियों की अलग अलग टीमों ने एयरपोर्ट का निरीक्षण भी किया है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के देवघर आगमन से पूर्व संध्या में बाबा नगरी में लाखों की संख्या में दिए जलाए गए। टावर चौक से वीआईपी चौक तक दियों की रोशनी से जगमगा उठा। ये देखिए, बाबा धाम की बात की जाए तो जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। उसके पहले लाखों की संख्या में यहाँ पर दिए जलाए गए। पीएम के आगमन से पहले स्वागत। तो महिलाएं स्वागत कर रही हैं और जोर जोर से नारे भी लगाए जा रहे हैं। बैद्यनाथ की नगरी में पीएम मोदी का स्वागत है। 12 जुलाई को देवघर के एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे। रुकाते अगली खबर का। देवघर के सर्किट हाउस में राज्यपाल रमेश बैस से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुलाकात की। गौरतलब है कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर आ रहे हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल रमेश बैस देवघर पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जामताड़ा में 1 अरब की परिसंपत्ति और 200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने आंगनबाड़ी सेविकाओं को नियुक्ति पत्र दिया और सर्वजन पेंशन योजना का लाभ युवक युवतियों को दिया। जामताड़ा के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ये प्रोग्राम इसीलिए रखा गया है कि हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है या नहीं। 2019 में जब हमारी सरकार बनी तब सबसे पहले हम लोगों को कोरोना जैसी महामारी से घेर लिया गया था। 2 साल के लगभग हम लोग कोरोना के चक्कर में ही फंसे रहे। हाट, बाजार, गाड़ी, मोटर सब बंद हो गए, बड़ी मुश्किल हो गई। लेकिन इस महामारी में भी हम लोगों ने मजबूती के साथ डट कर काम किया। महामारी के हमारे अनेक लोगों ने अपनी जान भी परवाह भी नहीं की है, राज्य की सेवा में लगे रहे। हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी हाजी हुसैन अंसारी नहीं रहे। एक विधायक सहयोगी अभी भी कोरोना से जूझ रहे हैं। झारखंड के लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, अपने जीवन को सामान्य कर रहे हैं। सरकार ने इनके लिए कई योजनाएं संचालित की हैं। इनके लिए इन्हें मदद पहुंचाई जा रही है। गुमला पुलिस इलाके में इन दिनों लगातार अवैध रूप से शराब की बिक्री को लेकर लगातार छापेमारी हो रही है। इसी क्रम में पुलिस ने 4 कार्टन अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सदर थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया है कि एसपी एहतिशाम वकारीब के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसकी तो जांच होगी, इसको सत्यापन कराया जाता है एक्साइज विभाग से या संबंधित विभाग से सत्यापन होता है इसका। ये नकली है कि असली है? हाँ, ये भी सत्यापन होता है इसका। जांच में इसलिए हम लोग भेजते हैं ना। अभी क्या कहेंगे आप इसको? ये तो नहीं बता सकते हैं कि असली है कि नकली है। बियर तो बियर है।
चतरा पुलिस ने एक ठग गिरोह का खुलासा किया है और एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में हंटरगंज पुलिस की स्पेशल टीम ने बिहार के 4 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। बिहार के गया से सभी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से ठगी के 40,000 रुपए नगद, 2 मोबाइल और घटना में इस्तेमाल की गई 2 बाइकों को भी बरामद किया गया है। चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है खूटी केवल, वहां के रहने वाले एक व्यवसायी हैं नवीन कुमार सिंह। वो छड़ एवं सीमेंट का व्यापार करते हैं। उनके दुकान से 4 ठगों ने आपस में दिमाग लगा करके उनसे 40,000 रुपये की ठगी कर ली है। और इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडिस है वो इस तरह का है कि एक व्यक्ति जाता है सामान खरीदने के लिए और 2-3 व्यक्ति रहते हैं, वो उनको बातों में उलझा के रखते हैं। बातों में उलझा के रखने के दौरान में वो पैसे का लेन देन करते हैं और पैसे का पूरा फिर जो गले के पैसे होते हैं उसे भी वो साफ। गुमला एसडीओ रवि आनंद को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर बाल श्रम पर कार्रवाई की गई है, जहां पर साहिबगंज के एक बाजार में मासूम खिलौना बेचते हुए बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि उसका चाचा उसे यहां बाल श्रम करवाने के लिए लाया था। वहीं इसके बाद एसडीओ ने मासूम को सीडब्ल्यूसी को सौंप दिया है और जांच कराने के निर्देश दिए। समाचार पत्रों के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्चा जो है वो करीब 12 वर्ष का है, वो बाल मजदूरी कर रहा था और खिलौना बेच रहा था गुमला ज़िले में। तो उसको हम लोगों ने आज पुलिस की मदद से ढूंढा और फिर उसको जो है सीडब्ल्यूसी के सामने प्रस्तुत कर उसको सीडब्ल्यूसी को सौंप दिया गया है। इस पूरे प्रकरण में सीडब्ल्यूसी के द्वारा बताया गया कि वो अपने बच्चों को अपने CCI चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन होम जो होता है उसमें रखेंगे और वहाँ से सभी प्रक्रिया का पालन करते हुए सीडब्ल्यूसी साहिबगंज में भेजेंगे, जहाँ का वो बच्चा रहने वाला है। और सीडब्ल्यूसी साहिबगंज में उसकी माँ को बुला के बच्चे को माँ को सुपुर्द कर दिया जाएगा। बच्चा सुमित कुमार राजमहल साहिबगंज का रहने वाला है और पिछले 1 सप्ताह से ये अपने गांव के ही एक चाचा खिदिर मंडल के साथ में गुमला में आके और ये चौक चौराहों पर खिलौना बेचने का काम कर रहा है। और इसका संज्ञान SDM सर को मिला और उन्होंने हमें बुलाया इसके बारे में जानकारी लेने के लिए। और अभी इस बच्चे को इसके चाचा के साथ हम लोग यहाँ बुलवाए और अभी फ़िलहाल इस बच्चे को होम में CCI में हम लोग रख रहे हैं। इसकी माता को यहाँ बुलाएंगे और उसके बाद इस बच्चे को इसका घर राजमहल साहिबगंज हम लोग भिजवाने का काम करेंगे। खबरें आगे जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर धनबाद से है। धनबाद में BCCL एरिया बारादहीबाड़ी परियोजना में बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के बैनर तले मजदूरों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। मौके पर क्षेत्रीय सचिव बबलू दास ने बताया कि बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के बैनर तले मजदूरों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। मजदूरों ने मांग की है कि वेतन समझौता 11 जल्द से जल्द लागू किया जाए। सचिव बबलू दास ने जानकारी दी है कि अगर मजदूरों की मांग को अनदेखा किया गया तो 15 जुलाई को बिहार कोलियरी कामगार यूनियन कोयला भवन में जोरदार घेराव करेगा। झारखंड राज्य के भीष्म पितामह कहे जाने वाले स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 2 बहुओं में संपत्ति को लेकर लगातार तनाव बना हुआ है। धनबाद में सोमवार उनकी बहू विनीता सिंह अपने कुछ समर्थकों के साथ अचानक विनोद नगर राइफल लेकर पहुंच गई और मोहल्ले वालों को राइफल लेकर डराने लगी। साथ ही मोहल्ले वालों से मारपीट भी की है। इसी बीच विनीता सिंह के स्टॉप दिलीप पांडे को मोहल्ले वालों ने पीट दिया। सूचना पाकर धनबाद सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। विनीता सिंह के स्टॉप दिलीप पांडे का कहना है कि उनके मालिक की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है और सोमा महतो के लोगों ने उनके साथ मारपीट की है। वहीं मोहल्ले वालों का कहना है कि विनीता सिंह का संपत्ति को लेकर सोमा महतो से विवाद चल रहा है। विनीता सिंह का व्यवहार बहुत खराब है, आए दिन लोगों के साथ मारपीट करने पर उतारू रहती हैं। सुबह का टाइम था। सुबह में विनीता सिंह आई, रिवॉल्वर बंदूक बड़ा बंदूक लेके राइफल लेके और मोहल्ला में पाड़े उसका दिलीप पाड़े वो साथ में रहता है। मोहल्ला में सबको गाली, माँ बहन बेटी बहू सबको गाली देना शुरू किया, जिसका साक्ष्य मेरे मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ है इसमें। तो अभी हम लोग थाना के लिए निकल रहे हैं। और इस बार से
कहीं उसके घर के चारों तरफ हर तरफ से उसको झगड़ा हो चुका है, किसी से उसका मेल मिलाप नहीं है, कोई भी पड़ोसी से उसका मेल मिलाप नहीं है। वो अपने आप को यहाँ दबंग समझती है। आज सुबह आके मेरे यहाँ पे राइफल तान दी है। मैं बच्चे को गाड़ी में वैन स्कूल वैन में चढ़ा रहा था, कहते कौन राइफल तान दी है, बताइए आत्मरक्षा में क्या करेगा आदमी। रुकते अगली खबर का बिहार की खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई की शाम पटना पहुंचेंगे। पीएम मोदी के पटना आगमन को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 12 जुलाई को पटना की कई सड़कों पर सामान और व्यावसायिक वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा। पटना जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से पीएम मोदी के काफिले के रूटों पर यातायात प्रतिबंध की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत मुख्य रूप से हवाई अड्डे से विधानसभा परिषद की ओर से जाने वाली सड़कों और उससे जुड़ने वाली सड़कों पर आम लोगों के प्रवेश और वाहनों के परिचालन की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने 11 मार्गों को चिन्हित किया है, जिन पर 12 जुलाई को शाम 4 बजे के बाद आम लोगों का वाहन प्रवेश या परिचालन वर्जित रहेगा। पटना में नरेंद्र मोदी के आने से पूर्व मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। पटना एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल किया गया। बिहार के औरंगाबाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान मदनपुर के अचनवा जंगल से 50 आईडी समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। इसके साथ नक्सलियों के खाने पीने का सामान भी बरामद हुआ है। इसकी पुष्टि औरंगाबाद एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने की है। दरअसल जवानों को जंगल में नक्सलियों के एकजुट होने की सूचना मिली थी। इसके बाद जवान अचनवा जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों को सफलता मिली। वहीं नक्सलियों को घेरने के लिए सर्च अभियान फिलहाल जारी है। बताते चले कि बचरुखिया जंगल में कैंप निर्माण का कार्य शुरू होने से नक्सलियों में हड़कंप मचा हुआ है। नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। कैमूर की कर्मनाशा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है, जिससे सैकड़ों लोग नदी में फंस गए हैं। दरअसल सभी करकटगढ़ जलप्रपात में पिकनिक मनाने के लिए नदी के दूसरे तरफ गए थे। जलस्तर बढ़ने पर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में प्रशासन और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे बचाव दल ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक रस्सी बांधकर लोगों का रेस्क्यू किया। औरंगाबाद में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि सुदर्शन शर्मा का जमीन विवाद गांव के ही कुछ लोगों के साथ कई सालों से चल रहा था। इसी के चलते जब सुदर्शन अपने खेत पर धान की रोपनी को लेकर जुताई करने पहुंचा तो उसी समय गांव के कुछ लोग हथियार से लैस होकर खेत पर पहुंचे और सुदर्शन पर हमला कर दिया। सुदर्शन के साथ रहे अन्य भाइयों ने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन अपराधी हत्या की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। इसके बाद खून से लथपथ सुदर्शन को परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जितने भी जमीनी विवाद हैं उसका अंचल स्तर से लेके शिविर लगा करके प्रत्येक थानों में इसका निष्पादन करना है, लेकिन उसका कोई प्रतिफल नहीं आ रहा है सामने। और प्रत्येक थाने की जो स्थिति है काफ़ी बदतर है। बिना पैसा ले हुए किसी का कोई सुनता नहीं है, किसी का आवेदन नहीं लेता है। जब तक मार नहीं हो जाए, माथा नहीं फट जाए, किसी का गोली नहीं लग जाए, तब तक थाना वाला किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं। और अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। बिलासपुर में आईजी रतनलाल डांगी ने जिले के एसएसपी पारुल माथुर की उपस्थिति में सीएसपी एसडीओपी रैंक के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उनके द्वारा जिले में पेंडिंग के मार्ग, थानों में डंप बिस्तरा की समीक्षा की गई। इस मौके पर आईजी डांगी ने बताया कि साल 2022 के पूर्व 1500 से ज्यादा के मार्ग पेंडिंग थे। इसमें निराकरण बताते हुए बाकी 600 समेत विभिन्न मामले लंबित हैं, जिसे लेकर समीक्षा के दौरान जल्दी समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर्स का ओपिनियन तो मैटर करता ही है और इसके लिए जो सभी हमारे एसपीएस जो है वो कलेक्टर से भी बात करते हैं, उनकी टीएल मीटिंग में इस बात में चर्चा करते हैं कि पीएम रिपोर्ट्स टाइमली मिले और स्पष्ट राय मिले। कई बार वो नहीं देते हैं तो फिर उनके लिए क्वेरी भी की जाती है
और यदि सही राय मिल जाए, सही समय पर मिल जाए, तो जो है जो विक्टिम्स होता है उसको थोड़ा जस्टिस जल्दी मिल जाए। सोनिया गांधी जनसंपर्क यात्रा के दौरान विधायक विकास उपाध्याय को क्षेत्र की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। बता दें कि विकास उपाध्याय यात्रा के दौरान लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को न सिर्फ सुनते हैं बल्कि तुरंत समाधान भी करते हैं। इसी क्रम में वो आज दानवीर भामाशाह वार्ड क्रमांक 26 और बाल गंगाधर तिलक वार्ड क्रमांक 18 पहुंचे, जहां उन्होंने शंकर मंदिर समिति, गुड़ियारी और बाजार वालों से मुलाकात की। इस दौरान विधायक ने उनसे उनके कामकाज के बारे में भी पूछा। और अब बात करते हैं सुकमा की, जहां पर बाढ़ के हालात बनते जा रहे हैं। इसी के चलते जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पड़ोसी राज्य तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी नदी अंतिम खतरे के निशान यानी कि 53 फीट पर बह रही है। साथ ही भद्राचलम के पास NH30 पर जगह जगह जल भराव हो गया है, जिससे मार्ग बाधित हो गया है। इसी के चलते सुकमा में शबरी नदी में बैक वाटर का खतरा बढ़ गया है और कलेक्टर हरीश एस लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रशासन ने बाढ़ को लेकर कमर कस ली है और बाढ़ राहत केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही क्विक रिस्पांस टीम की भी तैनाती की गई है। अगली खबर भी सुकमा से है, जहां पर 5-5 लाख के इनामी नक्सली दंपत्ति ने एसपी सुनील शर्मा के सामने सरेंडर कर दिया। बताया जा रहा है कि नक्सली उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में नक्सल संगठन में सक्रिय रहे हैं। शासन की पुनर्वास नीति के तहत सुकमा पुलिस के पुना नार्को अभियान से प्रभावित होकर इन्होंने सरेंडर किया है। जी, ये दो नक्सली पुरुष दंपति, महिला और पुरुष दंपति, एक का नाम मरकम हिडमा है पुरुष का, और महिला का नाम कुराम होंगी। ये लोग KKBN उड़ीसा की जो कंधमाल डिवीज़न है वहाँ पे एरिया कमेटी मेंबर के पद पे कार्यरत थे। 2021 तक ये लोग केरलापाल एरिया कमेटी में थे। इन लोगों ने दोनों 15 से 16 साल से नक्सल संगठन में सक्रिय थे। इन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी घटनाओं में इधर पार्टिसिपेट किया था नक्सलियों की तरफ से। अभी इनको हमारा जो टीम्स हैं उनके द्वारा मोटिवेट किया गया और उन्होंने वापस यहाँ पे ट्रांसफ़र करने की कोशिश नक्सली कर रहे थे KKBN से। तो रास्ते में ही हम लोगों ने इनसे संपर्क करके और इनको सरेंडर कराया गया है। इन लोगों के द्वारा कहना ये है कि हम लोग नक्सलियों की झूठी विचारधारा प्रभावित होकर जुड़ गए थे उनके संगठन में। अभी हम लोग नक्सल संगठन को छोड़कर समाज की मुख्य धारा में आना चाहते हैं और समाज के लिए मुख्य कार्य करना चाहते हैं और नक्सलियों के विरुद्ध में कार्य करना चाहते हैं। तो इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।